हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 11। वंश और मुन्ना ने एक साथ गौरी कहा और दोनों के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी चौंकाने वाली चीज थी। मुन्ना से ज्यादा वंश हैरान था कि आखिर मुन्ना ने भी गौरी का नाम क्यों लिया। वह उठा और मुन्ना के सामने आकर कहा, क्या कहा तुमने? फिर से कहना जरा। मुन्ना का दिल अभी भी धड़क रहा था। एक पल को से लगा हो सकता है वंश किसी और गौरी के बारे में बात कर रहा हो, लेकिन अगले ही पल वंश ने उसका ये भ्रम भी तोड़ दिया और कहा, मुन्ना, मैं काशी की दोस्त गौरी की बात कर रहा हूँ जो इंदौर में रहती है और यहाँ बनारस आई थी। क्या तुमने भी उसी गौरी का नाम लिया? बताना मुन्ना, क्या तुम भी उस गौरी से प्यार करते हो? वंश की आवाज में डर और आंखों में बेचैनी साफ नजर आ रही थी। मुन्ना ने वंश को देखा और अपने दिल को मजबूत करके कहा, दुनिया में क्या एक ही लड़की है जिसका नाम गौरी है? हर लड़की को पसंद करते हैं, उसका नाम गौरी है, लेकिन वो काशी की दोस्त नहीं है। वंश ने जैसे ही सुना उसे राहत महसूस हुई। वह खुश होकर पलट गया और वहीं छत पर टहलते हुए कहने लगा, एक पल को तो लगा जैसे तुमने उसी का नाम लिया हो। मैंने कभी सोचा नहीं था मुझे किसी लड़की से प्यार हो जाएगा, पर गौरी में वो बात है जो किसी को भी अपना बना ले। मुन्ना खामोशी से सब सुनता रहा। उसने उस पल खुद को इतना कठोर बना लिया कि अपने मन में चल रही उथल पुथल को उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। उसकी आंखों में नमी उतर आई, लेकिन उसने अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही रोक लिया। उसकी धड़कनें बहुत धीमी चल रही थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे सैकड़ों सूल उसके सीने में आकर एकदम से धंस गए हो। मुन्ना इस वक्त जो दर्द महसूस कर रहा था उसका अंदाजा वंश को नहीं था। वह खुशी से मुन्ना की तरफ पलटा और कहने लगा, पता है मुन्ना, मैंने ये बात सबसे पहले तुम्हें बताई है। गौरी को बताना चाहता था, लेकिन उससे पहले मुंबई जाना पड़ा। लेकिन वहां एक हफ्ता रहकर मुझे ये एहसास हुआ कि वो मेरे लिए क्या है। ये जो मेरे हाथ में बैंड है ना, ये खो गया था। इसे ढूंढने के लिए मैं इतना पागल हो गया जितना आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। कहते हुए वंश मुस्कुराने लगता है और आगे कहता है, उस पल मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी जिंदगी में क्या मायने रखती है। मैं उसे बहुत पसंद करता हूं और चाहता हूं वो हमेशा मेरे साथ रहे। समझ नहीं आ रहा मैं तुझे अपनी फीलिंग कैसे बताऊं। वो बहुत अच्छी है यार, और मैं उसे बहुत चाहता हूं। मुन्ना ने सुना तो उसका दिल टूट गया। वंश भी उसी लड़की को चाहता था जिससे मुन्ना प्यार करता था, और ये बात जानना मुन्ना के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे थी, क्योंकि गौरी अगर उसकी मोहब्बत थी तो वंश उसका सब कुछ। मुन्ना खामोशी से वंश को देखता रहा। एक पल को उसने सोचा भी नहीं कि वंश को सब कुछ बता दे, लेकिन वंश की खुशी देखकर वह रुक गया। आज से पहले ऐसी खुशी और ऐसी कशिश उसने वंश की आंखों में कभी नहीं देखी थी। मुन्ना ने खुद को रोक लिया, लेकिन अंदर ही अंदर एक दर्द उसे खाए जा रहा था। वह यहां से जाना चाहता था, लेकिन उसके पैर जड़ हो चुके थे। वंश मुन्ना के पास आया और कहने लगा, मुन्ना, गौरी के अलावा मैं किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगा यार। उसके बारे में सोचता हूं तो सब सही लगता है। देख, मैं बदल गया हूं। मेरा गुस्सा, लड़ाई झगड़े सब अपने आप खत्म हो गए। तो कहता था ना, जब कोई सही लड़की मेरी जिंदगी में आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। वो लड़की गौरी है। हाँ मुन्ना, आई एम इन लव। मुन्ना ने आगे बढ़कर वंश को गले लगाया और उसकी पीठ थपथपाते हुए धीमे स्वर में कहने लगा, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है वंश, उसका ख्याल रखना। ए मुन्ना, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? वंश ने उसे गले लगे हुए कहा, लेकिन मुन्ना ने कोई जवाब नहीं दिया। बस धीरे धीरे वंश की पीठ थपथपाता रहा। उसके पास अब बोलने को कुछ नहीं बचा था। वो आज अगर वंश को सब सच बता देता तो वंश को बहुत दुख होता और उसका दिल टूट जाता। मुन्ना खुद को टूटते हुए देख सकता था, लेकिन वंश को नहीं। पूरे घर और बनारस में ये बात हर कोई जानता था कि मुन्ना सबसे ज्यादा प्यार वंश से करता है। मुन्ना वंश से दूर हटा और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वैसे हमें गौरी को थैंक्स बोलना चाहिए, उसने तुम्हें सुधार दिया। क्या यार मुन्ना, मैं इतना भी बिगड़ा हुआ नहीं हूं। अच्छा, तुम जिसे पसंद करते हो उसके बारे में बताओ।
वंश ने कहा। हम क्या बताएं? हम तो बस तुमसे मजाक कर रहे थे। मुन्ना ने अपनी भावनाओं को दबाते हुए कहा। क्या? सच में? मुझे लगा ही था। कितनी लड़कियां कॉलेज में तुम्हारे आगे पीछे घूमती थी, लेकिन तुमने कभी किसी को भाव नहीं दिया। वैसे मैं एक बात कहूं, तुम्हें भी एक अच्छी सी लड़की देखकर उससे प्यार कर लेना चाहिए, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी भी कितनी अच्छी हो जाएगी। वंश ने फिर यहां वहां घूमते हुए कहा। मुन्ना ने नम आंखों से वंश की तरफ देखा और कहा, हमें इसकी अभी जरूरत नहीं है। हम तुमसे कल मिलते हैं, अभी हमें जाना होगा। क्या तुम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? वंश ने मासूमियत से कहा। मुन्ना अब तक खुद को अपनी भावनाओं को रोक चुका था, लेकिन अब उसके लिए यह मुश्किल होता जा रहा था। वह जानता था कि वह वंश से ज्यादा देर झूठ नहीं बोल पाएगा, इसलिए उसने कहा, हमें कुछ जरूरी काम है, हम तुमसे कल मिलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन कल शाम हम दोनों डिनर पर जाएंगे, ठीक है ना? वंश ने बच्चों की तरह खुश होकर कहा। ठीक है, अपना ख्याल रखो, कहकर मुन्ना नीचे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मुन्ना, वंश ने कहा तो मुन्ना जाते जाते रुक गया, लेकिन उसमें पलटकर वंश को देखने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसका चेहरा अब तक उदासी से घिर चुका था। उसने बिना पलटे ही कहा, हाँ, देखना बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसी लड़की आएगी जिससे तुम्हें प्यार हो जाएगा। वंश ने मुस्कुराकर कहा। कहकर मुन्ना वहां से चला गया और वंश वापस उसी तख्ते पर आकर लेट गया। आसमान में चमकते उस चांद को देखने लगा। मुस्कुराहट उसके होंठों से दूर होने का नाम नहीं ले रही थी और वह बस मुस्कुराए जा रहा था। वंश गौरी से प्यार करता है, ये जानने के बाद मुन्ना का दिल टूट गया। थके कदमों से वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। उदासी उसके चेहरे पर उतर आई, उसकी धड़कनें बहुत धीमे चल रही थी। वंश के कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। वंश का हंसता मुस्कुराता चेहरा, खुशी से भरी उसकी आंखें और गौरी के लिए उसका प्यार, सब मुन्ना की आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहा था। एक दर्द उसे अपने सीने में महसूस हो रहा था और ये क्यों था वो खुद नहीं जानता था। सोच में डूबा मुन्ना धीमी चाल चलता घर से बाहर अपनी जीप की तरफ जाने लगा। अरे मुन्ना भैया, आप भी यहाँ हैं? सामने से आती काशी ने कहा, लेकिन मुन्ना ने जैसे सुना ही नहीं और आगे बढ़ गया। काशी वहीं खड़ी मुन्ना को जाते हुए देखती रही। मुन्ना अपनी जीप में आकर बैठा और जीप स्टार्ट कर वहां से चला गया। काशी ने पहली बार मुन्ना को इतना परेशान देखा था। सारिका के बुलाने पर वह अंदर चली गई। मुन्ना जीप चला रहा था, पर उसे ये नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। वह बस बनारस की सड़कों पर घूमता रहा। ना वह घर जाना चाहता था, ना ही कहीं और इस वक्त उसका मन बहुत बेचैन था। उसकी आंखों के सामने कभी गौरी के साथ बिताए पल आते, तो कभी वंश के साथ बिताए पल। मुन्ना को दोनों ही अजीज थे और वह इन दोनों को ही खोना नहीं चाहता था। घंटों सड़कों पर घूमने के बाद मुन्ना 80 घाट चला आया। उसने जीप को खड़ा किया और उदास चेहरा लिए नीचे चला आया। उसकी आंखों में नमी थी और मन भारी था। वंश के अलावा ऐसा कोई नहीं था उसकी जिंदगी में जिससे वो अपने मन की बात कह सके, और आज हालात ये थे कि वंश से भी वह अपना दर्द नहीं बांट सकता था। सीढ़ियों से उतरते हुए मुन्ना नीचे चला आया। गंगा के पानी का बहाव आज बहुत तेज था और सीढ़ियों तक पानी भरा हुआ था। मुन्ना वहीं सीढ़ियों पर आकर खड़ा हो गया और सामने बहते पानी को देखने लगा। उसकी आंखों में ठहरे आंसू बाहर आने को बेताब थे, लेकिन मुन्ना जैसे तैसे उन्हें रोककर खड़ा था। उसने अपने हाथों को आपस में बांध लिया और अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। उसके लिए अपने मन को समझाना बहुत मुश्किल हो रहा था। गौरी उसका प्यार थी और वंश उसका भाई, और वह दोनों का ही दिल नहीं तोड़ना चाहता था, और यही बात उसे बार बार परेशान भी कर रही थी। उसका गला रुंध गया और उसे तकलीफ होने लगी, तो उसने अपने हाथों को खुला छोड़ दिया और अपने निचले होठों को दांतों से दबा लिया। वह वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया
उदासी उसके चेहरे से जाने का नाम नहीं ले रही थी और ऐसे में वह घर भी नहीं जाना चाहता था। मुन्ना में बचपन से ही एक आदत रही कि वह किसी के लिए अपना प्यार और नफरत कभी जाहिर नहीं करता था और यही वजह थी कि आज वह अपना दुख भी किसी के सामने जाहिर नहीं कर पा रहा था। मुन्ना कुछ देर वहीं बैठा रहा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखें अभी भी भरी हुई थी और चेहरा ठंड की वजह से थोड़ा लाल हो चुका था। मुन्ना गौरी के बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद उसका फोन बजा। मुन्ना ने जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर गौरी का नंबर देखकर मुन्ना ने फोन उठाया और कान से लगा लिया, लेकिन कुछ कहा नहीं। दूसरी तरफ से गौरी ने कहा, हेलो मान। गौरी के मुंह से अपना नाम सुनकर मुन्ना का दिल भर आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, खामोश रहा। मुन्ना के जवाब न देने पर गौरी ने फिर कहा, आई नो मैंने आज बहुत ही स्टूपिड हरकत की। मुझे नहीं पता था फोन पर तुम्हारे पापा हैं। तुम कहोगे तो मैं उनसे माफी मांग लूंगी और मैं तुमसे भी माफी मांगना चाहती हूँ। वैसे मैं तुम्हें इस वक्त फोन करना नहीं चाहती थी, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे तुम किसी बात को लेकर परेशान हो, बहुत तकलीफ में हो। तुम ठीक हो ना मान? गौरी के इतना कहते ही मुन्ना की आंख में ठहरे आंसू बह गए। वह नहीं चाहता था गौरी को उसके हालात के बारे में पता चले। उसने अपनी आंखें मूंद ली, उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। मुन्ना की तरफ से कोई जवाब न पाकर गौरी ने कहा, तुम सुन रहे हो ना मान? मैं बस जानना चाहती हूं कि तुम ठीक हो या नहीं। मुन्ना ने फोन काट दिया। गौरी उसे फिर से फोन न करे सोचकर मुन्ना ने फोन स्विच ऑफ कर दिया और अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर सिसकने लगा। वह अपनी भावनाओं को रोक पाने में नाकाम था। 80 घाट की सीढ़ियों पर इस वक्त वह अकेला था और ये वक्त उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन यहीं से मुन्ना को खुद को संभालना भी था। रात गहराने लगी। मुन्ना उठा और घर के लिए निकल गया। देर रात जब वह घर आया सब सो चुके थे। मुन्ना अपने कमरे में आया और दरवाजा बंद करके बिस्तर पर आ बैठा। हमेशा वक्त से सोने वाले मुन्ना की आंखों में आज नींद नहीं थी। वह गौरी के ख्यालों में उलझता जा रहा था। गौरी के साथ बिताए पल उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगी। गौरी की कही बात उसे अचानक याद आई। मैं चाहूंगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं और तुम मुझे ऐसे ही प्यार करते रहो। ये बात याद आते ही मुन्ना की आंखें फिर नम होने लगी, लेकिन अगले ही पल वंश के कहे शब्द उसे याद आ गए। हमारे रिश्ते के बीच में कभी कोई लड़की नहीं आएगी मुन्ना। मुन्ना लेट गया और अधखुली आंखों से कमरे की छत को देखने लगा। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और इस वक्त वह गौरी और वंश के अलावा कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। मुन्ना के जाने के बाद काशी अंदर चली आई। जैसे ही उसे पता चला कि उसके वंश भैया भी घर आ चुके हैं तो वह खुश हो गई और सारिका से कहा, माँ वंश भैया कहाँ हैं? उनसे मिलकर आते हैं। अरे खाना तो खा लो काशी। सारिका ने आवाज दी, लेकिन काशी कहाँ सुनने वाली थी। वह सीढ़ियों से ऊपर चली आई। वंश छत की दीवार के पास खड़ा सामने खाली आसमान को देख रहा था। काशी दबे पांव वंश की तरफ आई और उसे डरा दिया। वंश चौंका और पीछे मुड़कर देखा। काशी खड़ी मुस्कुरा रही थी। आप मुंबई जाने वाले थे, आपने बताया क्यों नहीं? काशी ने शिकायती लहजे में कहा। अरे काशी सब अचानक से हुआ। मुन्ना को तो तुम जानती हो ना, वो किसी को कहाँ कुछ बताता है, बस एकदम से शौक दे देता है। उसी ने पापा को भी बनाया और मेरे मुंबई जाने की प्लानिंग भी की। अभी थोड़ी देर पहले मुन्ना यही था, तुम्हें मिला होगा नीचे। वंश ने कहा, हाँ, और हम आपके लिए बहुत खुश हैं। अब तो आप टीवी में आएंगे, शाहरुख, सलमान, कटरीना सब मिलेंगे आपसे, है ना? काशी ने कहा, हाँ शायद। और तुम कहाँ थी अब तक? वंश ने काशी के कंधे पर हाथ रखकर उसके साथ नीचे जाते हुए कहा, हम गंगा आरती देखने गए थे। आप मेरे लिए मुंबई से क्या लाए? काशी ने पूछा। तुम्हारे लिए लाना तो मैं भूल गया। वंश ने मासूमियत से कहा,
तो काशी ने किसी छोटी बच्ची की तरह मुंह बना लिया। वंश ने देखा तो उसके गालों को अपने दोनों हाथों से खींचते हुए कहा, तुम्हारे लिए कुछ लाना मैं कैसे भूल सकता हूं? नीचे तुम्हारे कमरे में रखा है, जाओ जाकर देख लो। वंश ने जैसे ही कहा, काशी के चेहरे की मुस्कान वापस लौट आई। वह जल्दी से नीचे अपने कमरे में भागी। देखा वहां एक डिब्बा रखा हुआ था जिसमें एक बहुत ही सुंदर ड्रेस थी। काशी को वो बहुत पसंद आया। पसंद आया? वंश ने दरवाजे पर खड़े हुए पूछा। हाँ, बहुत, थैंक यू भैया, काशी ने वंश के गले लगते हुए कहा। वंश काशी के कमरे में बैठकर उससे मुंबई के बारे में बताने लगा। बस गौरी के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि पहले वंश गौरी को अपने दिल की बात बताना चाहता था। देर रात दोनों भाई बहन सोने चले गए। अगली सुबह वंश उठा और तैयार होकर अपने दोस्तों से मिलने निकल गया। मुन्ना रात भर सोया नहीं था। सुबह जाते उसकी आंख लगी। हमेशा जल्दी उठने वाला मुन्ना देर तक सोया था। अनु उसकी चाय लेकर उसके कमरे में आई। उसने मुन्ना को सोए देखा तो कंबल उठाकर वापस चली गई। अनु के हाथ में चाय का कप देखकर मुरारी ने पूछा, क्या बात है, मुन्ना उठा के नहीं अभी तक? वो सो रहा है, अनु ने कहा। ठीक है, जब वो उठ जाए तो उससे कहना तिवारी जी से जाकर मिल ले। बेंगलोर की एक बड़ी कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी है, उसी के लिए बात करनी होगी उन्हें। मुरारी ने अपने हाथ में घड़ी पहनते हुए कहा। अकाउंटेंट की नौकरी? मुरारी, क्या मुन्ना अब अकाउंटेंट की नौकरी करेगा? अनु ने हैरानी से कहा। देखो मैगी, हमारी राजनीति में उसको कोनो इंटरेस्ट नहीं है। बनारस में उसको कोई छोटा मोटा काम करना नहीं है। पढ़ाई उसकी खत्म हो चुकी, तो अब उसको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कुछ तो करना होगा ना, मुरारी ने कहा। मुरारी, तुम मेरे बेटे पर जुल्म कर रहे हो, अनु ने चिढ़ते हुए कहा। मुरारी उसे देखने लगा तो उसने आगे कहा, अभी अभी तो उसका कॉलेज खत्म हुआ है, उसे अपने फ्यूचर के बारे में कुछ तो सोचने दो, या ऐसे ही उस पर अपने फैसले थोप दोगे? अनु ने फिर चिढ़ते हुए कहा। अरे यार, हमारा मतलब 25 के हो चुके हैं तुम्हारे मुन्ना। कल को उनकी शादी वादी होगी तो आने वाली लड़की चाहेगी ना कि उसका पति जिम्मेदार हो, मुरारी ने कहा। हाँ, लेकिन अपना फ्यूचर चुनने का अधिकार तो मुन्ना को भी है। वो क्या करना चाहता है ये जाने बिना ही आप उसके लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं। वो बनारस छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, जानते हैं ना आप। फिर भी इतनी दूर जॉब ढूंढी है उसके लिए, वो नहीं जाएगा, अनु ने कहा। अच्छा ठीक है, मुन्ना से ही पूछ लेते हैं, मुरारी ने चाहते हुए कहा। तो अनु ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बड़े प्यार से कहने लगी, मुरारी, वो हमारा इकलौता बेटा है, हमें उस पर अपनी इच्छाएं थोपनी नहीं चाहिए। कल रात भी मुन्ना जब घर आया था तब बहुत अपसेट था। हमारा बेटा इतना समझदार है कि वो अपने लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं लेगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता समझ सकते हैं, इसलिए हम उससे कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, मुरारी ने कहा और बाहर निकल गया। मुन्ना नींद से उठा, उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। वह उठकर बाथरूम में आया और वॉश बेसिन के सामने आकर मुंह धोने लगा। मुन्ना के दिमाग में अभी भी वंश और गौरी चल रहे थे। मुन्ना समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह वंश और गौरी का सामना कैसे करे। गौरी और वंश दोनों ही मुन्ना को अजीज थे और मुन्ना किसी भी हालत में दोनों को खोना नहीं चाहता था। काफी देर तक शीशे के सामने ऐसे ही खड़ा रहा। जब उसने शीशे में अपना चेहरा देखा तो उसे अजीब सा महसूस हुआ। वह अपनी आंखों में गौरी के लिए प्यार साफ देख पा रहा था। मुन्ना अपनी भावनाओं को तो छुपा लेगा, लेकिन उस रिश्ते को कैसे छुपाएगा जो गौरी और उसके बीच था। मुन्ना बाथरूम से बाहर चला आया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह आकर बिस्तर पर बैठ गया और सोचने लगा कि वंश को सच बताए क्या नहीं। राजन अपने घर की छत पर सुबह सुबह अकेले बैठा शराब पी रहा था। सबसे पहले तो शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और मैं अपनी कहानी में इस तरह के नशे को बढ़ावा नहीं देती हूँ। यह सिर्फ कहानी की मांग है। तो अब आगे। राजन अपने घर की छत पर सुबह सुबह अकेला बैठा शराब पी रहा था। उसके सामने टेबल पर एक शराब की बोतल रखी थी, साथ में 2 ग्लास, एक पानी का जग और एक प्लेट भुने हुए बादाम रखे थे।
राजन हाथ में पकड़ी ग्लास से धीरे धीरे शराब पी रहा था। क्या बात है भैया, सुबह सुबह महफिल जमा रखी है, वो भी अकेले अकेले। भूषण ने आकर राजन के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, यहाँ काहे आए हो भूषणवा? राजन ने भूषण को घूरते हुए कहा। उसे भूषण की कही कल रात वाली बात याद आ गई। अरे भैया, रात गई बात गई, उस शक्तिवा को देखे ना तो साला खून जल गवा। इलिए बोल दिए, गुस्सा काहे हो रहे हो? अच्छा चलो माफी मांग लेते हैं, माफ कर दो यार। भूषण ने कहा, माफी नहीं भूषणवा, हमको काशी चाहिए। राजन को अब थोड़ी थोड़ी चढ़ने लगी थी। उसने भूषण की ओर देखकर कहा। उसकी आंखों में काशी को पाने की छटपटाहट साफ नजर आ रही थी। आप कहें तो उठा लें उसको। भूषण ने भी राजन के जज्बातों पर घी डालते हुए कहा। कर पाओगे? राजन ने भूषण की आंखों में देखते हुए पूछा। भैया एक को मौका देकर देखो, डिसअपॉइंट नहीं करेंगे आपको, भूषण ने विश्वास से भरकर कहा। राजन ने हाथ में पकड़े ग्लास का आखिरी घूंट गले से उतारा और कहा, तो फिर उठा लो काशी को। अगर वो हमारी नहीं हुई तो हम उसे किसी और का होने भी नहीं देंगे। राजन की बात सुनकर भूषण के होठों पर मुस्कान तैर गई। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 11। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी हीर।